हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी यूपीपीसीएस या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर करा दिया है। आज सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो है अंग्रेजों की भारत विजय। ये नोट्स आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और उसके बाद आप देखोगे कि प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप सारे ईजिली हल कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों की भारत विजय। ब्लैक होल की घटना, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1756 में अंग्रेज अधिकारी जे हॉलवेल द्वारा। कहा जाता है ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, इस घटना में हुआ क्या था मैं आपको ये बता देती हूँ। होता क्या है, इसमें एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है जे हॉलवेल। तो वो बताता है कि 20 जून की रात को 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। और अगले दिन क्या होता है, हॉलवेल भी बच जाता है और उसके साथ 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। तो यह घटना जो है इतिहास में ब्लैक होल के नाम से फेमस है। लेकिन यह घटना कहते हैं मनगढ़ंत है, क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में इतने व्यक्तियों को बंद करना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में। 1756 में सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब का पद ग्रहण किया था। याद रखना है अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद नगर पर नियंत्रण कर लिया था। प्लासी का युद्ध याद रखना है कब हुआ था? 23 जून 1757 में। किस किस के बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने क्या किया? विश्वासघात किया और सिराजुद्दौला ने भागकर मुर्शिदाबाद में शरण ली, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरा ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर क्या करता है? मीर जाफर जब सिराजुद्दौला लड़ाई करने जाता है क्लाइव से, तो क्या करता है, मीर जाफर जो सेना है उसको वहां भेजता ही नहीं। अब बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। 1760 में क्या होता है, कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगा देते हैं और मीर जाफर को नवाब के पद से हटा देते हैं और इसको बनाते हैं मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाते हैं। मीर कासिम क्या करता है, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। ये पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लाया था? तो मीर कासिम। मीर कासिम ने भारतीयों से व्यापारिक कर लेना बंद कर दिया, जिससे क्या होता है, अंग्रेजों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। अब 1763 में जुलाई में अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को हटा देते हैं और मीर जाफर को फिर से बंगाल का नया नवाब घोषित करते हैं। मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से शरण मांगी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी वहीं था। तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध समझौता किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में। किस किस के बीच होता है? तो एक तरफ होते हैं मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और एक तरफ अंग्रेज होते हैं। शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला अंग्रेजों की शरण में आ जाते हैं। 1765 में जो क्लाइव है वो बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार कलकत्ता आया। ये याद रखना है आपको। क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि की थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 में क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के बीच, जो बंगाल का नवाब था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की बात करें तो 16 अगस्त 1765 में होती है, क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच। बंगाल में द्वैध शासन होता है 1765 से 1772। ये आपको याद रखना है इसका टाइम। दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों के इस विभाजन को ही क्या कहते हैं हम? बंगाल का द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों को। क्लाइव के द्वारा लागू हुआ था द्वैध शासन। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो क्लाइव द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणाली क्या हो गई? सब खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? याद रखना है 1767 से 1769 तक। किस किस के बीच होता है? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच होता है। क्यों होता है? कर्नाटक की सीमा पर विवाद के कारण। अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? तो वेलेस्ली था। आपको ये याद रखना है। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? ये पूछी जाती है। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको इतना याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 तक होता है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी एक बंदरगाह था माहे, उस पर अधिकार कर लिया था, जिससे क्या होता है, जिससे युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पोर्टोनोवा के युद्ध में क्या हो जाता है? यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। मंगलौर की यहाँ पे संधि होती है 1784 में। अंग्रेज गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले में अंग्रेज वेलेस्ली था, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच। याद रखना है किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। त्रावणकोर पर क्यों होता है? क्योंकि त्रावणकोर पर टीपू आक्रमण कर देता है और त्रावणकोर अंग्रेजों में क्या थी? मित्रता थी। तो दोनों में क्या होता है? फिर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है।
अब आ जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या होता है, ये निर्णायक युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था इसमें, वेलेस्ली था, जिसने सहायक संधि दी थी। भारत पर उस समय नेपोलियन के आक्रमण का खतरा था, जिस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत पर क्या होता है, जब टीपू सुल्तान मर जाता है तो अंग्रेजी प्रभुत्व हो जाता है वहाँ पर, और टीपू जो सुल्तान था वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य थे। पूछा जाता है उसने श्रीरंगपट्टनम में क्या लगाया था, स्वतंत्रता का वर्ष भी लगाया था। और जब टीपू सुल्तान मर गया तो दक्षिण भारत पर अंग्रेजी का प्रभुत्व हो जाता है। तो ये आपको आंग्ल मैसूर युद्ध अच्छी तरह से लर्न करने हैं, कौन सा कब हुआ था और कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेज जनरल था। ठीक है, अब आ जाता है मराठा। तो शिवाजी का राज्यारोहण होता है 1674 में। मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। शिवाजी के बाद 18वीं शताब्दी में 3 पेशवा आते हैं। कौन से आते हैं, बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फिर विश्वनाथ प्रथम और बालाजी विश्वनाथ, जिसको नाना साहब कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं तो 1713 से 1720 तक कोंकण के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। शाहू ने पेशवा की पदवी दी थी इनको। मराठा साम्राज्य के 2 केंद्र उस समय कोल्हापुर सतारा ही पूछा गया है। सैयद बंधु से संधि की इन्होंने, जिसे मराठों का मैग्ना कोटा कहा जाता है। दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ और स्वदेशमुखी का कर वसूलना, ये पूछा जाता है। चौथ और स्वदेशमुखी क्या है, तो एक प्रकार के कर है। बाजीराव प्रथम आते हैं इनके बाद 1720 से 1740 तक। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन, बाजीराव प्रथम। इसने हिंदू पद पादशाही को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखा है तो स्वयं गिर जाएगी। ये पूछा जाता है कि किसने यह वाक्य कहा था, तो याद रखना है बाजीराव प्रथम ने कहा था। सालसेट और बेसिन पर इन्होंने अधिकार किया। गुलीला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। नाना साहब भी इनको कहते हैं। मराठा शासक राजाराम द्वितीय से संगोला समझौता हुआ था 1750 में। ये की वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। अब आ जाता है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो नादिर शाह के वध के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का शासक बना। अब्दाली ने क्या किया, हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 आक्रमण किए थे। कितने, 7। आक्रमण का उद्देश्य क्या था कि भारत के धन को लूटना। प्रथम आक्रमण इसने पंजाब पे किया था, जो असफल रहा। दूसरा पंजाब आक्रमण किया और गवर्नर मोइन मुल्क को पराजित किया। नादिर शाह आक्रमण की बात करें तो 1739 में। ईरान का नेपोलियन कहते हैं, फारस का शासक था ये। फरवरी 1739 में पंजाब पर इसने आक्रमण किया। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध होता है। पूछा जाता है करनाल का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 1739 में। नादिर शाह विजयी होता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और कोहिनूर हीरा वहां से जाता है और तख्ते ताउस भी ले जाता है दिल्ली से ही। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 में होता है। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी होता है। आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 तक होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। सालाबाई की संधि के साथ ये खत्म होता है। सालाबाई की संधि कब होती है, पूछा जाता है। 1782 में हुई थी। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को मिल गए थे इस संधि के द्वारा। अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया। अब जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो कौन कौन सी संधि होती है, सूरत की संधि, पुरंदर की, बड़गांव की और सालाबाई की। सबका आपको सन याद रखने हैं। सूरत की संधि 1775 में होती है। पुरंदर की 1776 में होती है, 76 में होती है। बड़गांव की 1779 में होती है। सालाबाई की 1782 में होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1803 से 1805। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। राजपुर घाट की संधि से समाप्त होता है। संधियां देखिए, बेसिन की संधि होती है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिन की संधि किस किस के बीच होती है, तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच होती है 1802 में। 1803 में देवगांव की होती है। 1803 में सूर्यजन गांव की संधि होती है। 1805 में होती है राजपुर घाट की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1818 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, पिंडारियों के दमन के लिए सेना भेजी और यह युद्ध का कारण था पिंडारियों के दमन ही, क्योंकि पिंडारी थे वो मराठी सेना में क्या थे, अवैतनिक सैनिक के रूप में सेवा देते थे। अवैतनिक मतलब जो बिना वेतन के काम करते हैं। पेशवा का समस्त पद इसमें बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल हो गया था। तो ये आपको आंग्ल मराठा युद्ध अच्छे से लर्न करने हैं। कौन सी संधि किसमें हुई थी और ये कब से कब तक हुआ था, कौन सा इसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन से युद्ध में कौन सा था। अब आ जाते हैं सिंध पर। मीर फतेह अली खान के 4 यार थे जिनको कहते हैं सिंध के अमीर। 1883 में क्या होता है, नेपियर ने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। त्रिदलीय संधि होती है 1838 में अफगान मसले को हल करने के लिए अंग्रेज रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य। पूछा जाता है त्रिदलीय संधि किस किस के बीच हुई थी। अफगान युद्ध होता है 1839 से 42। 1842 में क्या आता है, लॉर्ड ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनब्रो गवर्नर जनरल बना और भारत आया। सिंध के दरबार में मेजर माउंटन के स्थान पर नेपियर ब्रिटिश रेजिडेंट बना। पंजाब के अधिग्रहण की बात करते हैं। पंजाब में सिख मिसलों का होता है और कितने थे सिख मिसल की संख्या, 12 थी। सुकल चकिया मिसल के थे। कौन, रणजीत सिंह। 1792 से 39 तक इनका 1839 तक इनका जन्म माना जाता है। और 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह की तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई थी, जिनको रणजीत सिंह ने क्या किया था और निकलवा दी थी, उनको भिजवा दिया था। तो 1799 में जमान शाह इनसे खुश होता है और लाहौर वो रणजीत सिंह को दे देता है। 1802 में क्या होता है, अमृतसर की 1802 में अमृतसर जो है वो भी रणजीत सिंह का हो जाता है। रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच होती है अमृतसर की संधि।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किन किन के बीच होती है, तो रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच होती है 25 अप्रैल 1809 में। राजमाता छिंदन के संरक्षण में रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण होता है। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक होता है। अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्रॉडफुट ने सिख सेनापति लाल सिंह तेज सिंह उन दोनों को भड़काया और अंग्रेज का गवर्नर और जो भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग था। जब ये क्या करता है, ये लाल सिंह और तेज सिंह को भड़काता है तो वहीं से विद्रोह शुरू होता है। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया। लाहौर की संधि के 1840 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें 48 से 49 तक है। और इसमें क्या होता है, रामनगर का युद्ध होता है, चिलियावाला युद्ध होता है। इसमें जो अंग्रेज था लॉर्ड गफ था, सिख शेर सिंह था। 1849 में जो गुजरात का युद्ध होता है वो निर्णायक होता है। नेपे ने सिखों को हराया। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, तो पंजाब भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिल चुका है। अब आती है बारी अवध की। संस्थापकों ने सादत खान, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं, पंच हजारी और सप्त हजारी का मनसब इन्होंने शुरू किया था। फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था सादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। सफदरजंग अवध का नवाब घोषित होता है। उसके बाद सुजाउद्दौला, उसके बाद आसफउद्दौला। ठीक है, आसफउद्दौला क्या करता है, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर लेता है और मोहना बनाने के लखनऊ में इमामबाड़ा भी आसफउद्दौला ने बनाया था। सादत अली खान नवाब बना। सादत खान नहीं है ये, सादत खान तो मर चुका था। सादत अली खान नवाब बनता है। इसे वैली जिले से सहायक संधि स्वीकार कर ली और इसे राज्य की उपाधि दी गई थी सादत अली खान को। फैजाबाद की संधि कब होती है, 1775 ईस्वी में। बनारस की 1773 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब कौन होता है, वाजिद अली शाह। ये याद रखना है कि अवध का अंतिम नवाब पूछा जाता है। 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ही अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध, अगर हम कहें अवध कहाँ स्थित था, तो अंग्रेजी राज्य और मराठा के बीच स्थित था। पूरब में कर्मनाशा नदी से, पश्चिम में कन्नौज की तरफ। तो यह आपका हो जाता है सेकंड चैप्टर कंप्लीट। मैं आपको क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग से नोट्स दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स जो है ये बना लेने हैं। ठीक है, तो इससे आपके प्री के क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पूर्वावलोकन उठाना है। पूर्वावलोकन जब आप हिस्ट्री का लोगे और अंग्रेजों की भारतीय विजय के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। उसमें जो नोट्स दिए रखते हैं स्टार्टिंग के, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, तो प्री के लिए इतना काफ़ी है। आपको इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इसको ही सिर्फ प्रिपेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे बताना है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चले।